opportunity to do this is gone. मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को ट्रेन में बैठा हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद ही एक लेडी उसके सामने आकर बैठती है और वो आदमी उस लेडी को देखते हुए उसका स्केच बनाने लगता है। इसके बाद वो लेडी टेबल पर रखी उस आदमी की चॉकलेट को खोलकर खाने लगती है। इसी तरह से वो आदमी भी उस चॉकलेट को तोड़कर खाने लगता है। सामने बैठे आदमी को चॉकलेट खाता देख वो लेडी हंसने लगती है और कुछ देर बाद जब उसका स्टॉप आता है तब वो लेडी हंसते हुए ट्रेन से उतर जाती है। उस लेडी के ट्रेन से उतरने के कुछ देर बाद ही उस आदमी को अपनी जेब में रखी हुई उसकी चॉकलेट्स दिखाई देती है। ये देखकर वो आदमी काफी शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने अब तक यही लग रहा था कि सामने बैठी लेडी उसकी खरीदी हुई चॉकलेट्स खा रही थी। सीन यही कट होता है और आगे हम उसी आदमी को किसी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम कैमरॉन है और जो लड़की उसे कुछ साल पहले ट्रेन में मिली थी आज वो कैमरॉन की पत्नी है और ये दोनों अपनी शादी से काफी खुश हैं। हमें समझ आता है कि कैमरॉन यहाँ किसी डॉक्टर को अपने डीएनए सैंपल्स देने के लिए आया था। उस अंधेरी जगह से निकलने के बाद कैमरॉन वापस अपने घर पर लौटता है जहाँ हम उसके डॉग, उसकी वाइफ पॉपी और उसके बेटे कोरी को देखते हैं। अपनी वाइफ को किस करने के बाद जब कैमरॉन बाथरूम में जाता है तब अचानक से दौरा पड़ने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले ही कैमरॉन बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर हमें समझ आता है कि कैमरॉन किसी बीमारी से पीड़ित है। कैमरॉन नहीं चाहता कि उसकी वाइफ और बेटे को इस बारे में कुछ भी पता लगे। अगले दिन ही कैमरॉन समुद्र के रास्ते से होता हुआ किसी डॉक्टर के पास जाता है। यही हम कैमरॉन के क्लोन को भी देखते हैं जो कि हूबहू कैमरॉन की तरह ही लगता है। यहाँ डॉक्टर स्कॉट सबसे पहले कैमरॉन को एक लिविंग रूम दिखाते हुए कहती है कि हमारे सभी क्लाइंट्स मरने तक इसी लिविंग रूम में रहते हैं। इसके बाद डॉक्टर कैमरॉन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम अगर इस प्रक्रिया को कंटिन्यू नहीं करोगे तो तुम्हारा क्लोन कभी भी नींद से नहीं जागेगा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाते हुए डॉक्टर उसे अपने साथी डॉल्टन से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि यहाँ एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करता है। डॉक्टर बताती है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर सिर्फ एक और लड़का काम करता है और बाकी का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभालती है। फिर डॉल्टन उसे अपनी घड़ी और कॉन्टैक्ट लेंसेज के कैमराज ऑफ करने को कहता है और इसके बाद कैमरॉन को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ उसे हूबहू अपने जैसा ही दिखने वाला एक क्लोन दिखाई देता है जो कि शायद इस वक्त जिंदा नहीं था। डॉक्टर की बातों से हमें समझ आता है कि उन्होंने इसे कैमरॉन के डीएनए से ही तैयार किया है। यहाँ हमें समझ आता है कि कुछ महीने पहले ही कैमरॉन ने डॉक्टर स्कॉट की कंपनी के बारे में पता लगाया था। दरअसल डॉक्टर स्कॉट की कंपनी ऐसे लोगों के साथ डील करती है जिन्हें पता होता है कि कुछ ही दिनों में वो लोग किसी वजह से मरने वाले हैं और उनकी जगह डॉक्टर स्कॉट उनके डीएनए से बनने वाले क्लोन को उनकी फैमिली के पास भेज देती है ताकि उनकी फैमिलीज एक खुशहाल जिंदगी जी सके। जैसे कि कैमरॉन भी नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को उसकी जानलेवा बीमारी के बारे में कुछ भी पता लगे। वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत की वजह से उसकी फैमिली किसी भी तरह से कमजोर पड़े, इसीलिए वो भी डॉक्टर स्कॉट से ये डील करने के बारे में सोचने लगता है। कैमरॉन अपने क्लोन को देखकर काफी हैरान होता है और वो घबराते हुए उस क्लोन को छूने की सोचता है। उसे इस तरह से घबराता हुआ देखकर डॉक्टर उसे कहती है कि तुम इसे छू सकते हो। इसके बाद कैमरॉन उस क्लोन को छूता है। कुछ देर सोचने के बाद कैमरॉन कहने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। ये कहते हुए कैमरॉन वहां से निकल जाता है और फिर हर रोज की तरह अपनी जिंदगी को जीने लगता है। ऐसे ही एक दिन कैमरॉन जब अपने कमरे में बैठकर काम कर रहा था तब फिर से उसे डॉक्टर स्कॉट का मैसेज आता है जिसे देखने के बाद कैमरॉन एक शाम को हुई डिस्कशन के बारे में सोचने लगता है। हम देखते हैं कि एक शाम के वक्त जब पॉपी और उसका भाई कुछ स्नैक्स खा रहे थे तब पॉपी ने ऐसे ही अपने भाई से बातें करते हुए कहा था कि आजकल की टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, मैं एक स्टैचू और इंसान के बीच डिफरेंस का पता नहीं लगा सकती। अगले दिन कैमरॉन फिर से डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और डॉक्टर उसे समझाती है कि अगर एक बार तुम्हारी सारी मेमोरी उस क्लोन में ट्रांसफर हो गई तब कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि वो कोई क्लोन है, यहाँ तक कि वो क्लोन खुद भी ये बात भूल जाएगा कि वो असली नहीं है। ये सुनकर
कैमरॉन उससे पूछता है कि अभी तक आपने कितनों के साथ ऐसा किया है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम हमारे तीसरे क्लाइंट हो। डॉक्टर कहती है कि आने वाले सालों में ये हार्ट ट्रांसप्लांट की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर उसे अपनी लास्ट क्लाइंट केट के बारे में बताती है, जो कि किसी बैंक में एज ए क्लर्क काम करती है। और जब कैमरॉन उससे मिलने के लिए जाता है तब उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है। यही वो केट की बेटी को भी देखता है, जो कि अपनी माँ के साथ बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रही थी। वापस घर लौटने के बाद जब कैमरॉन की वाइफ उसे याद दिलाती है कि कुछ ही महीनों में मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, तब कैमरॉन अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने बच्चे को पैदा होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि तब तक वो शायद जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ कैमरॉन अपनी वाइफ को सच बताने की सोचता है, लेकिन जब पॉपी उससे रोने की वजह पूछती है तब कैमरॉन झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं सिर्फ होने वाले बच्चे को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ। इसके बाद कैमरॉन डॉक्टर स्कॉट को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है। इसके बाद कैमरॉन वापस से डॉक्टर की लैब में पहुंचता है और यहाँ उसकी मुलाकात असली केट से होती है। केट के पूछने पर कैमरॉन उसे बताता है कि वो उसके क्लोन से मिल चुका है। इसके अलावा कैमरॉन उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी उसके साथ काफी खुश है, और ये सब सुनकर केट को काफी सुकून मिलता है। कुछ देर बाद कैमरॉन अपनी वाइफ पॉपी को कॉल करके बताता है कि अपने काम के चलते मैं अगले 1 हफ्ते तक घर नहीं आ सकता। इसके बाद उस क्लोन में कैमरॉन की मेमोरी ट्रांसफर करने का प्रक्रिया शुरू की जाती है और लगभग 6 घंटे के बाद ये प्रक्रिया खत्म होती है। लेकिन अभी भी कैमरॉन की यादों को एक सही टाइम फ्रेम में लाना बाकी था और अगले दिन ही ये प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें कैमरॉन की जिंदगी से जुड़ी कुछ जरूरी यादों को फिर से दोहराया जाता है। और जब कैमरॉन इस सब से गुजर रहा था तब उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है, जिस वजह से ये प्रक्रिया बार बार बीच में टूट रही थी। लेकिन आखिरकार काफी सारे सेशंस करने पर यह प्रक्रिया भी सफल हो जाती है। इसके बाद क्लोन को नींद से उठाया जाता है। हम समझ पाते हैं कि क्लोन को जानबूझकर अभी अलग कमरे में रखा जाता है ताकि असली कैमरॉन को देखकर उसके दिमाग पर ज्यादा दबाव न पड़े। डॉक्टर उस क्लोन को जैक कहकर बुलाती है। वो जैक को बताती है कि तुम्हारे हाथ पर बना निशान इकलौती ऐसी जगह है जो उसकी बॉडी से मैच नहीं करती। अगर तुम्हें कभी कोई कंफ्यूजन हुई तो ये निशान तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। दूसरी तरफ कैमरॉन अपनी वाइफ और बेटे के साथ बातें करके अपनी शाम को गुजारता है। और ऐसे ही जब कैमरॉन अपने बेटे के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था तभी फिर से वो दौरा पड़ने के कारण बेहोश हो जाता है। अगली सुबह कैमरॉन फिर से केट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। वो बताता है कि मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि मैं अपनी फैमिली को बिना गुड बाय कहे कभी भी मर सकता हूँ। तभी डोल्टन कैमरॉन को बुलाने के लिए यहाँ आता है और लैब में जाने के बाद कैमरॉन को वहाँ अपना क्लोन दिखाई देता है, जो कि डॉक्टर के साथ उसकी वाइफ पॉपी के बारे में बातें कर रहा था। और जब कैमरॉन उसके सामने जाता है तब जैक भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। आगे जैक बताता है कि मैं इस डील को लेकर काफी ज्यादा नर्वस हूँ। अपने क्लोन को कुछ देर तक देखने के बाद कैमरॉन वहाँ से निकल जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि कैमरॉन अभी भी इस डील के लिए गए अपने फैसले को लेकर दुविधा में था, इसीलिए वो डॉक्टर स्कॉट से एक बार उसकी मेमोरी चेक करने को कहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जब जैक से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल जवाब करती है तब कैमरॉन ये देखकर हैरान होता है कि जैक ना सिर्फ सभी सवालों के सही जवाब दे रहा था बल्कि उसकी हर याद से जुड़े एक्सप्रेशन भी जैक के चेहरे पर काफी साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद डॉक्टर स्कॉट कैमरॉन को जैक के सामने बिठाकर उसकी मेमोरी का टेस्ट लेती है। हम देखते हैं कि जैक हर सवाल के जवाब को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा था। ऐसे ही जब डॉक्टर उसे काफी सवाल करती है लेकिन जल्द ही कैमरॉन ये सब देखकर थोड़ा परेशान होने लगता है। कैमरॉन अपनी यादों में इतना खो जाता है कि वो खुद ही डॉक्टर के सवालों का जवाब देने लगता है। ये देखकर डॉक्टर इस सेशन को यहीं पर खत्म करती है और कैमरॉन जैक के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करता है। जब ये दोनों खाना खा रहे थे तब कैमरॉन गौर करता है कि खाने को लेकर जैक का टेस्ट भी बिल्कुल उसी के जैसा है। इसके बाद डॉक्टर के कहने पर जैक पॉपी को वीडियो कॉल करता है और कैमरॉन भी उसी रूम में बैठकर इन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। हम देखते हैं कि जैक पॉपी के साथ बिल्कुल उसी तरह से बातें करने लगता है जैसे कि कैमरॉन उसके साथ बातें किया करता था और पॉपी भी जैक के साथ बिल्कुल नॉर्मल बातें करने लगती है। अपनी वाइफ को किसी अनजान आदमी के साथ इस तरह से बातें करते देख कैमरॉन को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो अचानक से ये कॉल कट कर देता है। इस पर जैक उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कैमरॉन बताता है कि
मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस पर जैक भी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। हम समझ पाते हैं कि अपनी फैमिली से दूर होना और अपनी जगह किसी क्लोन को उनके पास भेजना, ये सब कैमरून को काफी तकलीफ पहुंचा रहा था। कुछ देर बाद कैमरून को फिर से अपनी बॉडी में काफी ज्यादा कमजोरी का एहसास होता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो जल्दी ही मरने वाला है, कैमरून इस क्लोन की डील को कैंसिल करके वापस से अपनी फैमिली के पास लौटने का फैसला करता है। जाने से पहले डॉल्टन कैमरून को उसके कॉन्टैक्ट लेंस और स्मार्ट वॉच वापस करता है और डॉक्टर भी उसे बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए यहाँ से जाने देती है। हम देखते हैं कि कैमरून जब वापस से अपने घर लौट रहा था तब जैक उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए वो सब देख रहा था ताकि जैक कैमरून की लाइफ को और अच्छे से जान सके। घर के आगे पहुंचकर जब कैमरून मेन डोर की तरफ बढ़ने लगता है तभी अचानक से चक्कर आने की वजह से वो सड़क के पास ही गिर जाता है। ये देखकर डॉक्टर स्कॉट उसे वापस लाने के लिए गाड़ी भेजती है और लैब में आने के बाद उसे होश में लाने के लिए उसका इलाज शुरू किया जाता है। उसके होश में आने से पहले ही डॉक्टर जैक को कैमरून के कपड़े दे देती है और वो डॉल्टन के साथ मिलकर फैसला करती है कि हमें अभी जैक को कैमरून के घर पर भेजना होगा, लेकिन डॉल्टन डॉक्टर को बताता है कि अभी कैमरून उसे भेजने के लिए नहीं मानेगा। लेकिन डॉल्टन के मना करने के बावजूद भी वो डॉक्टर जैक को अगली सुबह यहाँ से भेजने का डिसीजन लेती है, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि कैमरून और उसकी फैमिली के लिए यही ठीक रहेगा। डॉक्टर जैक को बताती है कि अगर 2 हफ्ते तक सब कुछ सही रहा तब हम तुम्हारी इस लैब से जुड़ी हुई सभी मेमोरीज डिलीट कर देंगे और फिर तुम भी ये भूल जाओगे कि तुम कैमरून नहीं बल्कि उसके क्लोन हो। अगली सुबह ही जैक कैमरून के घर पर पहुंचता है और हम देखते हैं कि सब कुछ काफी अच्छा जा रहा था। हालांकि कैमरून का डॉग जैक पर भौंकने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ पोपी और उसका बेटा कोरी इस बात को इग्नोर करके जैक के साथ बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम कैमरून को भी लैब में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि जैक के कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए ही सब कुछ देख रहा था। ये सब देखकर कैमरून काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये सब देखकर काफी सुकून मिल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और कैमरून अपने ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली की वीडियोस देखते हुए गुजारता है। कुछ दिन बाद कैमरून केट से मिलने के लिए जाता है, जिसकी हेल्थ अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद केट अपनी जानलेवा बीमारी के कारण मारी जाती है और उसकी बॉडी को जलाने के बाद उसकी अस्थियों को पानी में बहा दिया जाता है। जैसे कि कैमरून अपना ज्यादातर वक्त अपने घर की लाइव फुटेज देखने में बिताने लगता है, तब ऐसे ही एक दिन उसके सामने चलने वाली स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और डॉक्टर स्कॉट से पूछने पर डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें उन लोगों को कुछ प्राइवेट टाइम भी देना चाहिए, हम हर वक्त तुम्हें ये सब नहीं दिखा सकते वहाँ क्या हो रहा है। ये सब सुनकर कैमरून गुस्सा करने लगता है। ऐसे ही एक रात जब कैमरून को जैक से जुड़ा हुआ बुरा सपना आता है तब वो आखिरी बार अपनी फैमिली को मिलने की सोचता है। हम देखते हैं कि कैमरून डॉक्टर को बिना बताए उस लैब में रखी अपनी टूटी हुई स्मार्ट वॉच चुरा लेता है, जो कि डॉक्टर ने जैक को नहीं दी थी, और उसी की मदद से कैमरून बोट को ऑन करके वहां से निकल जाता है। स्मार्ट वॉच के जरिए कैमरून बड़ी ही चालाकी से अपने घर में घुस जाता है। घर में घुसने के बाद वो अपने जूते उतारकर दबे पांव अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है और उसे वहां काफी सारे स्केचेस दिखाई देते हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में जैक ने बनाए थे। इसके अलावा वो सिस्टम पर जैक की चैट्स चेक करता है। ये सब देखकर वो थोड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि ये सब देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसी ने ये सब किया हो। ऑफिस से आने वाली आवाज से जैक की नींद खुलती है और वो वहां पर जाकर देखता है। जब उसे सामने बैठा कैमरून दिखाई देता है तो वो बिना आवाज किए ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है। जैक कैमरून से कहता है कि अब तुम्हें वो करना चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। इसके बाद ये दोनों स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ अचानक से कैमरून का डॉग इन दोनों को एक साथ देख लेता है और वो कंफ्यूज होकर यहाँ से निकल जाता है। फिर ये दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज करते हैं। हम देखते हैं कि जैक बाथरूम में छिप जाता है और कपड़े बदलने के बाद कैमरून सबसे पहले अपने बेटे कोरी को नींद से जगाता है। कैमरून उसे उठाकर किचन में लेकर जाता है और यहाँ कैमरून अपने बेटे को बियर पीना सिखाता है। हम देखते हैं कि कैमरून जब अपने बेटे को आखिरी बार गले से लगाता है तो वो अपने चाहकर भी आंसू नहीं रोक पाता। कुछ टाइम अपने बेटे के साथ बिताने के बाद कैमरून अपने बेडरूम में जाता है, जहाँ उसकी वाइफ आराम से सो रही थी। कैमरून पॉपी के पास लेटकर उसे भी हक करता है। उसकी आवाज सुनकर जब पॉपी आंखें खोलती है तब कैमरून को परेशान चेहरा देखकर पॉपी भी थोड़ा परेशान हो जाती है और पॉपी के पूछने पर कैमरून बताता है कि मैंने अभी बस एक बुरा सपना देखा है। ये सुनकर पॉपी कैमरून को गले से लगा लेती है। इसके बाद हम कैमरून और जैक को कार में बैठा हुआ देखते
देखते हैं। कैमरून यहाँ जैक को थैंक्स कहता है और वो कहता है कि मेरी फैमिली का ख्याल रखना, और इतना कहकर वो वापस से लैब की तरफ निकल जाता है। कुछ दिन बाद एक सुबह डॉक्टर स्कॉट कैमरून से मिलने के लिए आती है। डॉक्टर कैमरून को बताती है कि आज की सुबह से वो पूरी तरह से कैमरून बन चुका है। ये सुनकर कैमरून डॉक्टर को थैंक्स कहता है। आगे डॉक्टर बताती है कि अपनी मेमोरी इरेज करवाने से पहले जैक ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड की है। और जब कैमरून उस वीडियो फुटेज को देखता है तब उसे पॉपी की आंखों में वैसा ही प्यार दिखता है जैसा कभी वो उसके लिए फील करती थी। और इसी सीन के साथ ही मूवी भी खत्म होती है। अगर आपको हमारे चैनल मूवी स्टोरीज फॉर यू की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दें। और इसी तरह की यूनिक मूवी स्टोरीज की सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं।